हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट पार्ट में हमने कवर किया अपने इंडिफरेंस कर्व को। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब है सर? इंडिफरेंस मैप का मतलब है एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा मैप जिसके अंदर मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स होंगे और उसको आपको एनालाइज करना होता है कि किससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन उसका एक कांस्टेंट है, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है कि वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, जो कि अगला कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे बजट लाइन की। ठीक है, चलिए फिलहाल समझते हैं इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब है। इंडिफरेंस मैप आपको कहता है क्या कि एन इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व्स, मतलब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं और उसकी कलेक्शन है। वेयर ईच कर्व रिप्रेजेंट अ सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हर एक कर्व ऑब्वियसली बात है एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। इन शॉर्ट अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, मतलब कि जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे उसका एक सेट होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? इंडिफरेंस मैप का नाम देंगे। An indifference map depicts the complete picture of consumers' taste and preference. In figure 14, an indifference map of a consumer is shown, which consists of 3 indifference curves. मतलब आपको 3 indifference curve बना के दिए गए हैं। अब इस indifference curve के अंदर आप समझो कि अगर आपके पास मल्टीपल indifference curve है, मतलब 3 indifference curve है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसके अंदर से कौन सा indifference curve अच्छा होगा? आप बताओ, इंडिफरेंस कर्व ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है? तो ऑब्वियस सी बात है इंडिफरेंस कर्व कौन सा अच्छा होगा? जो आपका हायर होगा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये हायर सेटिस्फेक्शन देगा। सर ऐसे कैसे? क्योंकि देखो, अगर इस पे मैं कहता हूं यहां पे एक पॉइंट मिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आप इतने यूनिट जो है वो वाई के खरीद पाओगे और इसी के सिमिलर में जो ये यूनिट आएगा ये आप किसका खरीद पाओगे? एक्स का खरीद पाओगे। वही अगर इंडिफरेंस कर्व में यही चीज अगर यहां प्लॉट होती है लेट से, तो उसका क्या मतलब निकल के आएगा? उसका मतलब निकल के आएगा कि आप वाई के तो इतने ही यूनिट खरीद पाओगे, लेकिन आप एक्स के ज्यादा यूनिट खरीद पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फेक्शन अब ज्यादा फुलफिल हो गया। ऑब्वियसली बात है, एज कंपेयर टू दिस। अगर मैं कहता हूं कि ये यहां फुलफिल हुआ, मतलब कहीं पे भी IC1 के कहीं पे प्लॉटिंग हो और उसके अलावा IC2 के कहीं पे प्लॉटिंग होगी, तो वो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे यूनिट ऑफ गुड एक्स या फिर यूनिट ऑफ गुड वाई आपके ज्यादा हो जाएंगे, या फिर दोनों। एज द केस में भी ऐसा भी हो सकता है कि y भी बढ़ जाए, x भी बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए। जैसे कि मैं कहता हूं अगर यहां प्लॉटिंग हुई तो इससे क्या होगा कि आपका y भी इंक्रीज हो रहा है और x भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज फार बेटर देन IC2 एंड IC1। तो इसलिए आप इसको अगर प्लॉटिंग करके देखोगे, किसी भी पॉइंट को पकड़ो, तो वो पॉइंट जो होगा वो अगले इंडिफरेंस कर्व में वही पॉइंट आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। रीजन बीइंग क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स x के या y के परचेज कर पाओगे। पर अब यहां पे सवाल ये आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे तो हम हमेशा सबसे ऊपर वाला पकड़ेंगे, मतलब ऊपर वाले का मतलब क्या है कि सबसे IC3 या IC4 होता या IC5 होता, तो सबसे हायर साइड का जो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा हम उसको चूज करेंगे। लेकिन यहां पे लिमिटेशन क्या आएगी कि भाई साहब IC3 में हर व्यक्ति नहीं जी पाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे आएगा आपका बजट लाइन। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के बजट लाइन का बेसिकली मतलब क्या होगा कि सर जी आपकी बजट जो है वो लिमिटेड है, आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है। पैसे का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे कोई पॉइंट बन रहा है लेट से, तो उस पॉइंट के अंदर आपको वाई इतने खरीदने हैं, एक्स इतने खरीदने हैं, तो ऑब्वियसली बात है इतने एक्स इतने वाई खरीदने के लिए आपको पैसे भी तो चाहिए। तो इसलिए आप देखोगे कि एक बजट लाइन क्रिएट किया जाएगा। बजट लाइन बेसिकली आपको आपकी सीमा बताएगा कि भाई साहब अगर आप एक्स इतना वाई इतना खरीदते हो तो आपको एक्स इतना ही खरीदना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर एक्स बढ़ाते हो तो वाई आपका घट जाएगा, उसके बाद बजट लाइन आपकी ऐसे बनेगी। तो कहने का मतलब एक बजट लाइन आएगी जो आपको एक आपका दायरा बताएगी और उस बजट लाइन को आप मैप करोगे आईसी के साथ और उससे आपको एक इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक बेस्ट पॉइंट डिराइव होगा, जो कि हम आगे चल के समझेंगे। तो इसलिए उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं जाना। आप समझ रहे हो इंडिफरेंस मैप विच इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स जो कि आपको एक साथ प्लॉट करके दिया जाता है। नाउ समझते हैं क्या कह रहा है। वी हैव टेकन गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई को लिया हमने वाई एक्सिस पे। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अमंग द कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि एक इंडिफरेंस कर्व के अंदर कोई सा भी पॉइंट हो उसके अंदर कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंज्यूमर हमारा इंडिफरेंट है, ठीक है। ही सर्टेनली प्रीफर द कॉम्बिनेशन ऑफ द हायर इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि भाई साहब एक इंडिफरेंस कर्व है, इसमें प्लॉटिंग यहां हो यहां हो यहां, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब जगह उसको सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रही है। लेकिन अगर कोई हायर इंडिफरेंस कर्व होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन वहां उसको ज्यादा मिलेगी। रीजन बीइंग क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो किसको प्रेफर करेगा? उसी को फिर प्रेफर करेगा। तो प्रेफर द कॉम्बिनेशन ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व टू द कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, because a higher indifference curve signifies the higher level of satisfaction। अगर कोई indifference curve हायर साइड का है तो वो आपको सेटिस्फेक्शन जो होगा वो हायर लेवल का प्रोवाइड करेगा। Thus, while all combination on IC1 give him the same satisfaction। अब IC1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे तो जितने कॉम्बिनेशन सब सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज इनडिफरेंट हो गया। लेकिन
ऑल कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन IC2 के जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो उसको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देंगे, गिव हिम ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन दोज लाइंग ऑन IC1 के कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो और उसको कंपेयर करो IC2 के किसी भी कॉम्बिनेशन से, तो ऑब्वियसली बात है IC2 जो होगा वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब सेटिस्फेक्शन का यहाँ सब सिंपली मतलब यही है कि आप IC2 के अंदर ज्यादा यूनिट्स गुड्स Y के या गुड्स X के या दोनों के बाय कर पाओगे एज कंपेयर टू IC1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंडिफरेंस मैप से आपको आउटकम ये निकल के आता है कि भाई साहब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को जब आप एक साथ प्लॉट करते हो तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं, और इंडिफरेंस मैप के अंदर जितने भी आपके इंडिफरेंस कर्व होते हैं उसमें जो भी हायर साइड का होता है वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, इसलिए कंज्यूमर हमेशा इसको ही चूज करना चाहता है। दिस इज दैट इज फॉर नाउ, आगे चल के इसमें और अच्छी एनालिसिस आएगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला टर्म आता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा जब मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी इंडिफरेंस कर्व की, तो वहां आपको MRS दिखा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखा था, और वहां पे आपने देखा था कि भाई साहब कोई क्लॉज का कितना पार्ट छोड़ने को तैयार है, कितना क्लोथ फॉरगो करने को तैयार है फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, और वो जितना भी वो फॉरगो करने को तैयार है, मतलब जितना वो त्यागने को तैयार है, उसी को हम नाम देते हैं किसका, MRS का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है, फटाफट से खत्म करते हैं। कह रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड X एंड Y, मतलब कि एक को दूसरे के बदले एक्सचेंज करने को तैयार है। जैसे कि आपने देखा था कि वो 6 क्लॉथ को देने के लिए तैयार है एक फूड के बदले, तो ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज ही तो हो रहा है ना, कि 6 क्लॉथ वो त्याग देगा अगर उसको एक फूड मिल जाता है। तो कंसीडर टेबल 8 जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, इन द बिगिनिंग द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 यूनिट फूड था और 12 यूनिट क्लोथिंग का था। सब्सिक्वेंटली ही गिव अप 6 यूनिट ऑफ क्लॉथ टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड, हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेनिंग द सेम। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पहले जितना था उतना ही अभी भी है, बट उसने क्या किया, त्यागने को तैयार हुआ, एक्सचेंज करने को तैयार हुआ। यहां पे MRS क्या होगा, 6। यहां पे MRS क्या है आपका, 6 है। क्यों, MRS का मतलब क्या है, कितना उसने फोगो किया, कितना उसने छोड़ा, तो 6 छोड़ा। लाइकवाइज व्हेन वी मूव फ्रॉम B to C एंड C to D, his indifference schedule the MRS are 2, मतलब पहले उसने 6 छोड़ा था, फिर वो कह रहा अब जी 2 ही छोड़ूंगा, उसका कह रहा वो 1 ही छोड़ेगा, तो MRS उसका बदलता जा रहा है रिस्पेक्टिवली। Thus we can define MRS of X and Y as the amount of Y whose loss can just be compensated by a unit gain of X। मतलब अगर MRS X और Y की बात करें तो इसमें Y का जितना भी लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा उतने ही गेन से दूसरे यूनिट के, दूसरे मतलब X आइटम के साथ। इन सच अ मैनर दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन द सेम, और उसको इस तरीके से आपको कंपनसेट करना है, इस तरीके से आपको कंपनसेट करना है ताकि जो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या रहे, सेम टू सेम रहे। मतलब कि उतना ही फॉरगो करना है जिससे कि दूसरे को उतना मिलने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो एग्जैक्टली सेम मैच कर जाएगा। नाउ इसको अगर फॉर्मुलाइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि MRS ऑफ X एंड Y इज इक्वल टू व्हाट, MU ऑफ X डिवाइड बाय MU ऑफ Y। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी X की होगी और जब मार्जिनल यूटिलिटी Y की होगी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ताकि जितना यूटिलिटी हम छोड़ रहे हैं उतनी ही यूटिलिटी हमें दूसरे से मिल जा रही है, और कुल मिला के यूटिलिटी इज व्हाट, सेटिस्फेक्शन, तो आपको सेटिस्फेक्शन उतना ही मिलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है सर, तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X और Y का कैसा होना चाहिए, इक्वल टू MU ऑफ X डिवाइड बाय MU ऑफ Y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए ताकि जितना आपने लॉस किया और जितना आपने गेन किया वो बिल्कुल इक्वल हो ना। अगला आता है वी नोटिस दैट MRS इज फॉलिंग। अब हमने एक चीज देखा कि भाई साहब MRS घट रहा था, पहले वो 6 त्यागने को तैयार हुआ, फिर उसने कहा नहीं अब तो 2 ही त्यागूंगा, फिर उसने कहा 1 ही त्यागूंगा, उसके बाद हमने पूछा नहीं, हो सकता वो मना ही कर देता। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, एज द कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फूड, जैसे उसके पास फूड इकट्ठा होने लगा, ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग। वो क्या कहेगा, अब क्लोथिंग नहीं दूंगा, अब तो फूड भी आ गया, क्लोथिंग भी है, जयराम जी की बहुत बढ़िया चल रहा है, अब क्यों क्लोथिंग छोड़ो, अब क्लोथिंग भी तो चाहिए मेरे को, ऐसा तो नहीं है उसको 0 कर देना है। तो इसलिए वो कहेगा कि जैसे उसको थोड़ा भी फूड आ गया, इकट्ठा हो गया, तो वो क्लोथिंग की जो उसकी रिक्वायरमेंट है फॉरगो करने की, वो उसको बंद कर देगा, वो फॉरगो करना नहीं चाहेगा या फिर कम से कम चाहेगा। इसके पीछे 2 रीजन है। क्या 2 रीजन है, द वांट फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज सेटिएबल, मतलब कि किसी भी गुड्स की जो वांट है वो सेटिस्फाइड हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं फूड की, तो फूड की वांट थी पहले उसको, तो पहले उसने 6 त्यागा, लेकिन जब उसके बाद 2 यूनिट होगा उसने कहा ना अब इतनी चाहत नहीं है लेकिन इतनी नहीं है, तो मैं 2 त्यागने को तैयार हूं, 2 क्लॉथ छोड़ने को तैयार हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर किसी भी गुड्स की बात करें उसकी जो वांट होती है वो सेटिएबल होती है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सो दैट व्हेन अ कंज्यूमर हैज मोर ऑफ इट, जैसे उसके पास वो ज्यादा होने लगता है, हिज इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर इट डिक्रीजेस। मतलब कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है सर,
इंटेंसिटी का मतलब है अर्जेंसी, जो उसकी चाहत है वो उसकी कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। दस इन आवर एग्जांपल व्हेन कंज्यूमर हैज मोर यूनिट्स ऑफ फूड हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ फूड डिक्रीज। तो उसकी चाहत क्या होने लगी, कम होने लगी। तो उसने कहा अब 6 क्लॉथ के बदले पहले 1 फूड मिला था, अब 6 नहीं दूंगा, 2 के बदले मिलेगा तो ले लूंगा, अदरवाइज इतनी मेरे को जरूरत नहीं है। तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं कम होने लगती है, विच इज द बेयर कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ मोर गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। एमआरएस would remain constant if they could substitute one another perfectly। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में भी आपको अगले वाले पार्ट में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। खैर यहां पे जितना जिक्र है उतना समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि हमारे जो गुड्स है ना वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब कि हम कभी भी जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेट्स से मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो मैं अगर एक आइटम ले रहा हूं लेट्स से फूड का, एक आइटम मैं ले रहा हूं फूड का, फूड के अंदर मैं लेट से आइटम ले रहा हूं व्हीट का, तो दूसरा आइटम मैं ले रहा हूं क्लोथ का, क्लोथ के अंदर लेट से मैं आइटम ले रहा हूं शर्ट्स का। तो ये क्या आपस में परफेक्ट है? ये एक मेरा कॉम्बिनेशन है, तो क्या ये आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं? क्या ये सब्स्टिट्यूट्स हैं? क्या व्हीट के बदले शर्ट से काम चल सकता है या शर्ट से व्हीट का कोई सब्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये एक जेन्युइन कॉम्बिनेशन हुआ। आप अगर एक फूड के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि लेट से आपने फूड में रख लिया व्हीट और दूसरा आपने फूड में रख लिया लेट से राइस, ठीक है, और अब आप खेलना चाहोगे, अब आप खेलना चाहोगे मतलब कि उसको बोलोगे भाई साहब कितना राइस छोड़ेगा और कितना व्हीट लेगा, या कितना व्हीट छोड़ेगा कितना राइस लेगा, इस टाइप की अगर आप हरकत करने की कोशिश करोगे तो ये चीज यहां पे नहीं बैठ पाएगी। मतलब ऑल्दो पॉसिबल है, ऐसा होता है, आप आगे पढ़ोगे ऐसा होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उस केस में आपका एमआरएस जो होगा ना वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि वो 1 केजी राइस छोड़ेगा और 1 केजी व्हीट लेगा। कभी भी वो ज्यादा राइस छोड़ के कम व्हीट को प्रेफर नहीं करेगा। रीजन भी क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट है। वो कह रहा है राइस से भी तो मेरा पेट भरना है और व्हीट से भी पेट भरना है, तो मैं क्यों तुम्हें ज्यादा राइस देके कम व्हीट लूं? ठीक है ना। वो कभी हो सकता है, वो तब हो सकता है जब ऐसे 2 आइटम होंगे जो आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। ध्यान से समझना, अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो उस केस में भी पॉसिबल है ऐसा होना, उस केस में भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन उस केस में जो आपका एमआरएस होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि उसके अंदर कभी भी कोई ज्यादा आइटम फॉरगो करके कम आइटम की डिजायर नहीं रखेगा। वो तभी पॉसिबल है जब वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जैसे कि फूड्स और क्लॉथ। तभी ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा शर्ट के बदले कम फूड ले या कम फूड के बदले ज्यादा शर्ट ले, इस टाइप की कॉम्बिनेशन बन सकती है, लेकिन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता, ना हो सकता है। वही चीज कहा जा रहा है कि मोस्ट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अदर। मैक्सिमम चीजें होती हैं जो कि इम्परफेक्ट होती हैं आपस में। एमआरएस वुड रिमेन कांस्टेंट इफ दे कुड सब्स्टिट्यूट। एमआरएस जो है उसके इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अगर वो जो गुड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे वन अनदर परफेक्टली। ठीक है ना। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आपका जो सिनेरियो वो थोड़ा सा बदल जाता है। अदरवाइज हमने जनरली देखा कि भाई साहब एमआरएस जो है आपका वो फॉल करेगा, एमआरएस जो है वो आपका फॉल करेगा। रीजन भी तो आपने देखा कि भाई साहब गुड्स की सेटिस्फेक्शन पूरी होती है, जैसे जैसे उसके पास इकट्ठा होने लगता है तो उसकी चाहत कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो कम फॉरगो करना चाहता है फॉर एडिशनल यूनिट। ठीक है, चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। हमने इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की। नंबर 1 इज इंडिफरेंस मैप एंड नंबर 2 इज एमआरएस। इंडिफरेंस मैप बहुत इजी छोटा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एग्जाम में चुटपुट टाइप के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसके अंदर छोटी 2 बातें थी जानने वाली, वो मैंने आपको समझा दी है। एमआरएस बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसका भी डिराइव किया गया है बेसिकली आपका आईसी के थ्रू, कि आईसी के थ्रू आपका एमआरएस बना और एमआरएस के थ्रू आपने उसकी एनालिसिस की और उसके रिजल्ट को जानने की कोशिश की है, उसके एक फॉर्मूले को जानने की कोशिश की है। दिस इज ऑल अबाउट अंडर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी खासियत क्या फीचर्स है इंडिफरेंस कर्व में। आपको देखने को मिलेगा कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपने जब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखी तो आपने वहां पे देखा कि भाई साहब बात बात पे क्या आ रहा था, लिमिटेशन आ रहा था। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा, वहां पे भी लिमिटेशंस आ गई। उसके बाद आपने कंज्यूमर सरप्लस देखा, वहां पे भी लिमिटेशन आ गया। लेकिन ये एक एरिया ऐसा है जहां पे लिमिटेशन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज मोर प्रैक्टिकल एंड मोर सिंपल एंड मोर रियलिस्टिक। तो इसलिए यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसके लिमिटेशंस देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फीचर्स की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।